हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिक इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के पार्ट सेकंड को, जिसका टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार। स्टूडेंट्स, चैप्टर के इस पार्ट में ऑथर एनीस जंग ने मुकेश नाम के एक बच्चे की कहानी को बताया है जो कि फिरोजाबाद में रहता है और एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जो बैंगल मेकिंग के काम में इंगेज है। इस पार्ट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैप्टर में यूज़ किए गए डिफ़िकल्ट वर्ड्स और न्यू वोकेबलरी को बहुत ध्यान से सुने और उनके मीनिंग्स को कहीं नोट डाउन भी कर लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजीली आंसर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 2 की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स, ये है पार्ट 2 की ओपनिंग लाइन, जिसमें ऑथर बताती हैं कि मुकेश इंसिस्ट यानी कि जोर देता है अपना खुद का मालिक होने की बात पर। मतलब कि वो कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिसमें उसे किसी दूसरे की नौकरी ना करनी पड़े। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। ही हेयर स्टैंड्स फॉर मुकेश। वो घोषणा करता है कि बड़ा होकर मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? मैंने यानी ऑथर एनीस जंग ने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। मैं कार चलाना सीख लूंगा, उसने यानी कि मुकेश ने उत्तर दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। और ये बात आंसर करते वक्त वो सीधा ऑथर की आंखों में देख रहा था। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस बात से हमें ये पता चलता है कि मुकेश को एक तो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है और दूसरा उसका इरादा बहुत पक्का है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस लाइन में बहुत ही हार्ड वोकेबलरी को यूज किया गया है। तो पहले हम इस लाइन में आए हुए डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर पूरी लाइन को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। तो इस लाइन में आया हुआ एक न्यू वर्ड है लूम्स। लूम्स का स्टूडेंट मतलब होता है स्प्रेड्स, यानी कि फैला हुआ। दूसरा जो नया वर्ड आया है वो है मिराज, और मिराज का मतलब होता है फॉल्स अपीरियंस, यानी कि झूठा भ्रम। ये एक रेगिस्तान से रिलेटेड वोकेबलरी है जिसको हिंदी में मृत तृष्णा भी कहा जाता है। इसको आगे डिटेल में लाइन को एक्सप्लेन करते वक्त मैं आपको समझाऊंगी। तो इस लाइन का मतलब समझते हैं अब। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। उसका यानी कि मुकेश का सपना ऑथर के लिए एक मिराज यानी कि फॉल्स अपीरियंस यानी कि भ्रम की तरह है। एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, फिरोजाबाद की गलियों की धूल में बिखरा हुआ है, जो उसके शहर फिरोजाबाद की गलियों में भरी हुई है। अब देखिए मिराज जो है वो एक डेजर्ट यानी रेगिस्तान से रिलेटेड वर्ड है, जहां पर पानी की बहुत कमी होती है और वहां किसी इंसान या जानवर को बहुत प्यासा होने की वजह से दूर पानी होने का झूठा भ्रम हो जाता है। तो ऑथर हमको ये कहना चाहती हैं कि मुकेश का मोटर मैकेनिक बनने का सपना भी उनको इसी तरीके से एक भ्रम की तरह लगता है। और सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ऑथर को विश्वास नहीं होता कि फ्यूचर में मुकेश मोटर मैकेनिक बनने का अपना ये सपना कभी सच कर पाएगा। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद में रहने वाला हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. It here stands for Firozabad, the city where Mukesh lives. तो यह एक सेंटर है, एक केंद्र है ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इंडिया की ग्लास यानी कि कांच, ब्लोइंग मतलब पिघलाने वाली, और इंडस्ट्री मतलब उद्योग। तो ये इंडिया के कांच पिघलाने वाले उद्योगों का एक प्रमुख केंद्र है, जहां फैमिलीज यानी कि परिवार हैव स्पेंट जेनरेशंस यानी कि परिवारों ने अपनी पीढ़ियों को गुजार दिया, यानी कई पीढ़ियों से वहां पर ये काम होता है। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस इज अ न्यू वर्ड विच मीन्स
bhattiya. Welding glass. Welding is also a new word. It is actually a process of joining the pieces of metal or glass by heating them. तो ग्लास के पीसेस को वेल्ड करने में, मेकिंग बैंगल्स और चूड़ियां बनाने में. फॉर ऑल द women इन द लैंड इट सीम्स. और ऐसा यहाँ पर ये काम इतने लार्ज स्केल पर किया जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे संसार में जितनी भी लेडीज चूड़ियां पहनती हैं उन सभी के लिए चूड़ियां केवल इसी जगह पर बनाई जाती हैं. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. मुकेश का परिवार भी उनमें से ही एक है. नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. None of them यानी कि उनमें से कोई भी नहीं. None of them स्टूडेंट्स यहाँ पर आया उन लोगों के लिए जो फिरोजाबाद में रहते हैं और बैंगल मेकिंग के काम में लगे हुए हैं. उनमें से कोई भी ये नहीं जानता that it is illegal. Illegal is something that is against law. कानून के विरुद्ध. उनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि ये कानून के विरुद्ध है बच्चों के लिए. लाइक हिम हेयर स्टैंड फॉर मुकेश. मुकेश के लिए टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस, इन कांच पिघलाने वाली भट्टियों में काम करना. विद हाई टेम्परेचर्स, जिसमें बहुत ज्यादा तापमान होता है. इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. Dingy is a new word, students, which means full of darkness and dirty. Cells is a small रूम. तो उन छोटी छोटी अंधेरे और गंदगी से भरी हुई छोटे छोटे कमरों में विदाउट एयर एंड लाइट, जहां पर कि ना रोशनी है ना हवा है. दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड. और ये भी वो नहीं जानते कि अगर कानून इन्फोर्स यानी कि लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट, कि अगर कानून को ठीक तरीके से लागू कर दिया जाए तो वो और उसके जैसे 20,000 और बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है. ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उन गरम गरम भट्टियों में से. वेयर दे फ्लॉग देयर डे लाइट आवर्स. अब यहाँ पर एक नया वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज स्लॉग. स्लॉग मीन्स वर्क हार्ड. जहां पर कि वो बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं. देयर डे लाइट आवर्स, अपने दिन की रोशनी से भरे हुए घंटों में, यानी कि जब नॉर्मली बच्चे पढ़ रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं, ये बच्चे अपने दिन के उन रोशनी से भरे हुए घंटों में इस बंद कमरों में जो गंदगी से भरे हुए हैं वो अपना काम करते हुए गुजारते हैं. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और ज्यादातर वो अपनी आंखों की जो चमक है उसको खो देते हैं. मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम. मुकेश की आंखें बीम इज अ न्यू वर्ड विच मीन्स ब्राइटेंस, यानी चमक उठती हैं. मुकेश की आंखें चमक उठती हैं एज ही वॉलंटियर्स. वॉलंटियर्स इज अगेन अ न्यू वर्ड विच मीन्स ऑफर्स हिमसेल्फ. तो जब वो अपने आप को प्रस्तुत करता है, टू टेक मी होम, मुझे अपने घर ले जाने के लिए. मी हेयर स्टैंड्स फॉर एनीस यंग. तो मुकेश की आंखों में एक चमक आ जाती है जब वो ऑथर को अपने घर ले जाने के लिए आग्रह करता है. विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जो कि वो प्राउडली यानी कि गर्व के साथ कहता है, इज बीइंग रीबिल्ट. रीबिल्ट मीन्स मरम्मत होना. इंग्लिश में इसके लिए वर्ड आता है रेनोवेट. तो जिसको कि वो बहुत ही प्राउडली बताता है कि वो दोबारा से उसकी मरम्मत की जा रही है. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज. वी हेयर स्टैंड्स फॉर मुकेश एंड द ऑथर. तो वो दोनों चलते हैं, गुजरते हैं द स्टिंकिंग लेन्स. स्टिंकिंग मीन्स फाउल स्मेलिंग, यानी कि बदबूदार. वो बदबूदार लेन्स यानी गलियों से गुजरते हैं. चोक्ड विद गार्बेज, जो कि बंद हो चुकी है. विद गार्बेज, गार्बेज तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, होता है कचरा. तो कचरे की वजह से वो गलियां जो है वो बंद हो चुकी हैं, यानी कि उनमें आने जाने का रास्ता जो है वो अब नहीं है. पास्ट होम्स, पास्ट का मतलब है गुजरना. तो और ऐसे घरों से गुजरते हैं. दैट रिमेन होवल्स. अब होवल्स इज अ न्यू वर्ड विच मीन्स स्मॉल डर्टी हाउसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं झुग्गियां. तो वो झुग्गियों में से होते हुए गुजरते हैं. विद क्रम्बलिंग वॉल्स. क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग, गिरती हुई. जिनकी गिरती हुई दीवारें, मजबूत दीवारें नहीं है उनकी, ऐसा लगता है जैसे वो कभी भी गिर जाएंगी. वॉबली डोर्स. वॉबली is again a new word which means unstable, यानी हिलते हुए, डावाडोल. और उनकी गिरती हुई दीवारें हैं और डावाडोल से दरवाजे हैं. नो विंडोज, और उनमें खिड़कियां नहीं है.
crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. और ऐसे घरों में, ऐसे गंदे संदे टूटे फूटे और हिलते हुए घरों में भरे पड़े हैं फैमिलीज, परिवार ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इंसान और जानवरों के मिले जुले परिवार। यानी कि वहां पर उन छोटे छोटे घरों में इंसान और जानवर एक साथ ही रह रहे हैं। को एग्जिस्टिंग, एक एक साथ ही रहते हैं इन अ प्राइमेवल स्टेट। प्राइमेवल मीन्स वेरी एंशियंट और द बिगनिंग स्टेज। तो जब हमारी सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी तो अर्ली मैन जैसे रहते थे उसी तरीके की स्टेट में ये जो ह्यूमंस और एनिमल्स के जो फैमिलीज हैं वो वहाँ पर एक साथ रहती थी। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो ऐसे ही एक घर के दरवाजे के सामने रुकता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर। अब बैंग्स का मतलब स्टूडेंट होता है स्ट्राइक्स विद अ लाउड नॉइस, यानी कि वो तेज आवाज के साथ अपने पैरों से बहुत तेज आवाज के साथ एक दरवाजे पर मारता है। एंड पुशेस इट ओपन, और उसको धक्का मारकर खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। वी यानी कि ऑथर और मुकेश, वो दोनों एंटर करते हैं यानी प्रवेश करते हैं, घुसते हैं। ए हाफ बिल्ट शैक, एक हाफ बिल्ट यानी आधा बना हुआ, शैक यानी कि हट, वो एक आधी अधूरी सी बनी हुई हट के अंदर एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उस घर के एक पार्ट में, thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. उसके एक पार्ट में थैश्ड यानी कि छप्पर पड़ा हुआ है, विद डेड ग्रास, डेड ग्रास यानी भूसा, भूसे का एक छप्पर पड़ा हुआ है, और उसके नीचे इज अ फायरवुड स्टोव। फायरवुड स्टोव होता है स्टूडेंट्स एक मड का स्ट्रक्चर होता है जिसमें लकड़ियों को डालकर आग जगाई जाती है और उसका यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए। सिंपल वर्ड्स में उसको बोलते हैं चूल्हा। तो एक चूल्हा था उस वहां पर, ओवर विच, जिसके के ऊपर sits a large vessel, vessel means a pot which is used to cook something, किसी चीज को बनाने के लिए कोई बर्तन। तो एक ऐसा ही बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था जिसमें स्पिनैक यानी पालक की लीव्स यानी पत्तियों की सब्जी पक रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और जमीन के ऊपर बड़ी एल्यूमिनियम प्लेटर्स यानी कि थाली, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की थालियों में आर मोर चॉप्ड, चॉप्ड का मतलब होता है फाइनली कट, यानी कि अच्छी तरीके से बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स यानी सब्जियां रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। ए फ्रेल, फ्रेल इज अ न्यू वर्ड विच मीन्स डेलिकेट और वीक। तो एक नाजुक सी छोटी उम्र की औरत इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का खाना बना रही थी, फॉर द होल फैमिली, सारे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, और उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था। धुआं क्यों भरा हुआ था? बिकॉज शी इज कुकिंग द इवनिंग मील ऑन अ फायरवुड स्टोव। तो वो एक फायरवुड स्टोव पे यानी चूल्हे पर खाना बना रही थी और उसकी स्मोक जो है, उसका धुआं उसकी आंखों में भरा हुआ था। तो भी वो हमें देखकर यानी कि ऑथर को देखकर स्माइल करती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि वो उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, हालांकि वो उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है, तब भी उसने एक बहू का दर्जा उस परिवार में ले लिया है, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की बहू के रूप में। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, और वो पहले से ही उस घर में रहने वाले 3 आदमियों का ध्यान रखती है। हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। अब वो 3 आदमी कौन कौन है? एक तो उसका खुद का हस्बैंड यानी मुकेश का बड़ा भाई, मुकेश खुद और उसके पापा। वेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब ओल्डर मैन उस घर का सबसे बड़ा आदमी घर के अंदर आता है यानी कि मुकेश के पापा जब अंदर आते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस।
जब मुकेश के पापा उस घर में अंदर आते हैं तो वो बहुत ही जेंटली विड्रॉज यानी पीछे हट जाती है और छिप जाती है बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। बिहाइंड मतलब पीछे टूटी हुई दीवार के। एंड ब्रिंग्स हर वेल। वेल इज समथिंग दैट वुमेन यूज टू कवर हर फेस और हर हेड, तो जिसको हिंदी में बोलते हैं घूंघट, और अपने घूंघट को खींचकर अपने फेस पर डाल लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन कस्टम के हिसाब से जो घर की बहुएं होती हैं उनको अपने चेहरे को घूंघट से ढकना होता है बिफोर द मेल एल्डर्स, उस घर के बुजुर्ग आदमियों के सामने। इन दिस केस, और इस केस में, द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। और इस केस में जो बुजुर्ग थे वो इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है टोटली पुअर, यानी कि जिसको हिंदी में सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कंगाल या बहुत ही गरीब। और इस केस में जो घर के बुजुर्ग थे वो बहुत ही गरीब बैंगल मेकर थे, यानी चूड़ी बनाने वाले थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, he has failed to renovate a house, send his two sons to school। और डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। बावजूद बहुत सालों तक कठिन मेहनत करने की। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले एक टेलर के रूप में, देन अ बैंगल मेकर, और फिर एक बैंगल मेकर के रूप में। ही हैज फेल्ड, वो असफल रहे थे। टू रेनोवेट अ हाउस, रेनोवेट आपको पता ही है मरम्मत करना, अपने घर की मरम्मत कराने में। और सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने दोनों बेटों यानी कि मुकेश और मुकेश के बड़े भाई को स्कूल भेजने में। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच दैम व्हाट ही नोज। केवल वो क्या कर पाए थे कि जो कुछ उन्हें आता था, यानी कि बैंगल मेकिंग का जो काम उन्हें आता था वो अपने बच्चों को सिखा पाए थे। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, की चूड़ियां बनाने की कला। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. It is his कर्म, यह उसका कर्म है। His destiny, destiny का मतलब होता है भाग्य, यह उसका कर्म और उसका भाग्य है। Says, कौन कहता है ये? मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी माँ। हु हैज वॉश्ड, जिन्होंने देखा है, हर ओन हस्बैंड, अपने खुद के हस्बैंड को, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के कांच को पॉलिश करने के समय जो धूल उड़ती है, उस धूल के लगातार आंखों में जाने की वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज, लाइनेज का मतलब होता है परंपरा, ट्रेडिशन। क्या भगवान के द्वारा बनाई गई परंपरा को एवर बी ब्रोकन, कभी तोड़ा जा सकता है? यानी जो भगवान ने, कभी कभी घर के बुजुर्ग ऐसी बातें करते हैं और वो बोलते हैं कि भगवान का लिखा हुआ कौन टाल सकता है, तो यही बात वो मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि क्या कभी भगवान के द्वारा बनाई गई परंपरा को तोड़ा जा सकता है? Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing. चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर, they have seen nothing, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, but bangles, केवल चूड़ियों के अलावा, in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। हर जगह उन्हें चूड़ियां ही दिखाई देती थी, अपने घर में, इन द यार्ड, यार्ड मतलब ओपन स्पेस, इन द हाउस यानी आंगन, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, और हर दूसरे घर में, और हर दूसरे आंगन में, और यहाँ तक कि फिरोजाबाद की हर गली में केवल उनको चूड़ियां ही चूड़ियां दिखाई पड़ती थी। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow. It lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. अब यहाँ पर बताए कि किस तरीके की चूड़ियां वहां पर बनाई जाती थी। स्पाइरल्स मीन्स सर्कल्स, या हिंदी में उसको बोल सकते हैं गुच्छे।
चूड़ियों के गुच्छे हर रंग के, जैसे कि सुनहरे रंग के, हरे धान के रंग के, नीले रंग के, गुलाबी, पर्पल, एवरी कलर और हर उस रंग के, बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। इंद्रधनुष में दिखने वाले जो 7 रंग होते हैं उनसे जितने भी कलर इस दुनिया में बनाए जा सकते हैं उन सब रंगों की चूड़ियां वहां पर, चूड़ियों के गुच्छे वहां पर दिखाई पड़ते थे। लाई जो पड़े रहते थे इन माउंट्स, यानी कि माउंट्स इज अ न्यू वर्ड स्टूडेंट्स विच मीन हीप या पाइल, जो कि ढेरों में पड़े रहते थे। इन अनकैम्प्ड, अनकैम्प्ड मतलब अनक्लीन्ड, अनअटेंटिव, जो कि गंदे संदे से घर के आंगन होते थे उनमें वहां पर पड़े रहते थे। आर पाइल्ड ऑन अ 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स, आर पाइल्ड और जिनको लाद दिया जाता था ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स, 4 पहियों वाली हाथ से चलने वाली गाड़ी में, यानी कि ठेलों में, जिनमें को कि ठेलों में लाद दिया जाता था। पुश्ड बाय यंग मैन, जिनको धकेलते थे, जवान आदमी या जवान लड़के उनको धकेलते थे। अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, और शैंटी इज अ न्यू वर्ड स्टूडेंट्स विच मीन्स झुग्गियों से भरे हुए, जहाँ पर छोटे छोटे घर होते हैं, और झुग्गियों से भरे हुए उस छोटे से शहर में की जो गलियां होती थी पतली पतली, उन गलियों में ये आदमी जो है इन गाड़ियों को या इन ठेलों को वो अपने हाथों से घसीट कर ले जाते थे। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। अब इन छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में जो कि अंधेरे से भरी हुई थी और जहां पर लाइट का कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, और लाइट का वहां पर केवल एक ही सोर्स था, ऑयल लैम्प्स, यानी कि तेल से जलने वाले लैम्प, और जिनकी रोशनी जो है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, यानी वो हिलती डुलती रहती थी, जिसको सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं टिमटिमाती हुई। तो उन टिमटिमाती हुई ऑयल लैम्प्स की रोशनी के पीछे छोटे छोटे लड़के और लड़कियां अपने माँ और पापा के साथ बैठे हुए होते थे। वो क्या कर रहे होते थे? दे वर वेल्डिंग, वेल्डिंग यानी जोड़ रहे होते थे, ज्वाइनिंग, जोड़ रहे होते थे पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, कांच के रंग बिरंगे टुकड़ों को, इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के घेरे बनाने के लिए। यानी जो पीसेस चूड़ियां बनाने में बच जाते थे, जो अनयूज्ड पीसेस होते थे, उनको भी वो दोबारा से जोड़कर उनसे चूड़ियां बना रहे होते थे। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside, और उनकी आंखें अब उस अंधेरे को सहन करने के लिए बिल्कुल एडजस्ट कर चुकी होती थी, than to the light outside, बाहर की लाइट को देखने की बजाय, बाहर की रोशनी को सहन करने की बजाय उनकी आंखों को अब उसी अंधेरे की आदत पड़ चुकी होती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बाहर की रोशनी को बहुत कम देखा था और सारा जीवन अपना चूड़ियों को बनाने के लिए इन छोटी छोटी और अंधेरे कमरों में ही गुजार दिया था। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults, और यही कारण था, इसी वजह से they often end up losing their eyesight, वो अपनी आंखों की रोशनी को खो चुके होते थे before they become adults, जब तक कि वो वयस्क होते थे, यानी कि वो बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो चुके होते थे। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। अब सविता नाम की एक छोटी सी बच्ची है जिसके बारे में ऑथर यहाँ पर बता रही है, वो एक ड्रैब यानी कि डल, फेडेड, जिसने की एक फीकी घिसी हुई पिंक कलर की गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, वो बैठती है एक बुजुर्ग महिला के साथ। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, अब सोल्डरिंग इज अ प्रोसेस in which two metallic surfaces are joined by heating, तो जिसको हिंदी में बोल सकते हैं टांका लगाना। तो जब कोई, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रीशियन लोग इस काम को करते हैं, जब दो तारों को या किसी चीज को वो जोड़ना चाहते हैं, दो चीजों को, तो वो गर्म करके उसको टांका लगाते हैं। तो ये टांका लगाने का काम कर रही होती थी। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make।
और आई यहाँ पर आया है ऑथर के लिए। तो मुझे आश्चर्य होता है, इफ शी नोज, कि क्या उसको वास्तव में पता है, क्या वो जानती है द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी मतलब सेक्रेटनेस यानी पवित्रता, कि वो क्या इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है, जब उसके हाथ जो है वो मैकेनिकली एक मशीन की तरह, मशीन के टोंग्स इज अ काइंड ऑफ टूल विच हैज टू पार्ट्स ज्वाइनिंग एट द एंड। तो जिस जैसे चिमटा होता है, आपने अपने घरों में देखा होगा, तो जैसे चिमटा होता है उसी तरीके के शेप का एक टूल होता है जिससे किसी चीज को पिक करने के लिए जिसको यूज किया जाता है विदाउट टचिंग इट। तो उसको बिना टच किए हुए उठाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे ही वो काम कर रही थी। तो मुझे उसे देखकर आश्चर्य होता है कि क्या वो वास्तव में इन चूड़ियों के महत्व को जानती है, जिनको बनाने के लिए वो मदद कर रही है। इट symbolizes an Indian woman's सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। वो प्रतीक होती है, यानी कि ये चूड़ियां जो वो बना रही होती है, ये प्रतीक होती हैं एक भारतीय महिला के सुहाग की निशानी। वो ये चूड़ियां भारतीय महिला के सुहाग की निशानी होती हैं और बहुत पवित्र होती हैं इन मैरिज, यानी कि शादियों में। इट विल डॉन ऑन हर, डॉन ऑन हर का मतलब है रियलाइज होना। तो ये उसको एक दिन अचानक से रियलाइज होगा, एक दिन। व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, जब उसके सिर को ड्रेप्ड यानी कि कवर, तो जब उसके सिर को कवर कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा विद अ रेड वेल। वेल आपको मैंने बताया था समथिंग दैट इज यूज टू कवर हेड और फेस। तो जब उसके सिर को एक लाल रंग की चुनरी से ढक दिया जाएगा, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और उसके हाथों को रंग दिया जाएगा हिना से, लाल रंग का। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसके हाथों में लाल रंग की चूड़ियों को उसकी कलाई पर पहना दिया जाएगा। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उस बुरी औरत की तरह जिसके साथ वो बैठी हुई है। हु बिकेम वन, जो कि बहुत सालों पहले ही कभी दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में अभी भी बैंगल्स हैं, उसकी कलाई में अभी भी बैंगल है। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। अब वो बूढ़ी महिला जो है वो बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस आवाज में, जिसमें से हैप्पीनेस यानी कि खुशी खुशी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ऐसी आवाज में कंप्लेंट करती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। यानी उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक टाइम पेट भर के खाना नहीं खाया है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक टाइम के भर पेट खाना नहीं खाया था। That's what she has reaped. Reaped here is a new word which means obtained. कि चूड़ियां बनाने के इस कठिन काम को करने के बावजूद पूरी जिंदगी में उसने केवल यही पाया था कि उसको कभी भी एक टाइम पर भरपेट खाना भी नहीं मिला था। Her husband, an old man with a flowing beard, says, उसका हस्बैंड जो कि एक बूढ़ा आदमी है और जिसकी लहराती हुई दाढ़ी है, says कहता है, I know nothing, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। All I have done is make a house for the family to live in, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक ही काम किया है कि अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बना दिया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. और उसकी बात को सुनकर आश्चर्य होता है कि उसने कुछ ऐसा तो प्राप्त कर लिया था, उसने कुछ ऐसा तो ऑब्टेन कर लिया था जो कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी प्राप्त करने में असफल रहे थे। He has a roof over his head. उसके सर के ऊपर कम से कम एक छत तो थी। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every
home. अब यहाँ पर जो ऑथर है वो हमको बताती है कि कितनी पैथेटिक कंडीशन यहाँ पर रहने वाले और काम करने वाले बैंगल मेकर्स की थी. रोना, क्राई मीन्स रोना. ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, कुछ भी काम करने के लिए पैसे का ना होना. एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, इस बैंगल मेकिंग यानी चूड़ियां बनाने के व्यवसाय को चालू रखने के अलावा कुछ और करने के लिए पैसे के ना होने का रोना. और नॉट इवन इनफ टू ईट, और खाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में ना होना. रिंग्स इन एवरी होम, यह रोना हर घर में हमेशा चलता रहता था. यानी फिरोजाबाद में रहने वाले हर घर में यही एक तकलीफ थी कि उनके पास ना तो कुछ और काम करने के लिए कभी कुछ पैसे थे इस चूड़ी बनाने के काम को करने के अलावा, और ना ही उनके पास खाने के लिए कुछ था. द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो जवान लोग, जवान लड़के होते थे, वो एको यानी कि दोहराते रहते थे. वैसे तो एको का मतलब होता है गूंजना, लेकिन यहाँ पर मतलब है रिपीट करना. द लेमेंट, लेमेंट मीन्स कंप्लेंट. और जो जवान लड़के थे वो अपने एल्डर्स यानी वो दोहराते रहते थे, यानी उनकी कंडीशन में भी कोई और चेंज नहीं आता था. लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता था जैसे फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ भी बदलाव नहीं आया था. Years of mind-numbing toil have killed all the initiative and the ability to dream. Years of mind-numbing toil. अब mind-numbing toil क्या है? कभी mind numbing, mind मतलब दिमाग, numbing मतलब सुन्न करना, toil मतलब मेहनत. यानी कि दिमाग को सुन्न करने वाली मेहनत ने have killed, मार दिया था, all initiative and the ability to dream, वहाँ पर रहने वाले लोगों के पहल करने की आदत को और एबिलिटी और योग्यता को सपने देखने की. यानी कि वो अब इतने थक चुके थे कि उनके दिमाग में ना तो कभी कोई पहल करने की, किसी दूसरे काम के लिए पहल करने की बात आती थी, और ना ही उनमें सपने देखने की कोई योग्यता बची थी. Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of the middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब यहाँ पर ऑथर जो एनीस जंग है वो ये बात बोल रही है. वो कहती है कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, तुम लोग अपने आप को संगठित नहीं क्यों नहीं कर लेते हो इनटू अ कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव मीन्स सहकारी. तो एक ऐसी यूनियन में, एक ऐसे संगठन में तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हो. आई आस्क, मैंने पूछा. अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, नौजवानों के एक ग्रुप से, हु हैव फॉलन, जो कि फंस चुका था, इनटू द विशियस सर्कल. विशियस मतलब करप्ट, ऑफ मिडिल मैन. विशियस इज अ न्यू वर्ड स्टूडेंट्स विच मीन्स इमोरल और विकेड, जो कि मिडिल मैन यानी कि बिचौलियों के क्रूअल यानी कि निर्दयी जाल में घेरे में फंस चुके हैं. हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन्होंने ट्रैप्ड यानी फंसा कर रखा था उनके पिता को और उनके पुरखों को. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अब अब वो कहते हैं, वो बच्चे या वो नौजवान जिनसे कि अनीस जंग बात कर रही थी, वो उसको बताते हैं कि अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज भी कर लें, हम अपने आप इकट्ठा करके एक कोऑपरेटिव की तरह ऑर्गेनाइज कर लें, तब भी हम ही होंगे. वी आर द वंस, के वो हम ही होंगे, हु विल बी हॉल्ड अप. हॉल्ड अप का मतलब होता है स्टूडेंट्स ड्रैग्ड, घसीटा जाना, जिनको कि पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, मारा जाएगा. एंड ड्रैग टू जेल, और जेल में ले जाया जाएगा. फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल यानी गैर कानूनी करने के लिए. बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द परमिट्स टू सेटल दोज हॉट फर्नेसेस इन देयर हाउसेज एंड टू प्रोड्यूस बैंगल्स विदाउट एनी परमिट ऑफ गवर्नमेंट. तो वो कुछ ऐसा इलीगल काम कर रहे थे, तो अगर वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे और पुलिस से कंप्लेंट करेंगे तो भी उनको ही दोषी माना जाएगा. देयर इज नो लीडर अमंग दैम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है.
नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और ऐसा कोई भी नहीं है जो को उनको हेल्प कर सके टू सी थिंग्स डिफरेंटली, चीजों को दूसरी तरीके से देखने के लिए। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि वो खुद हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली, वो मतलब ऐसी बातें करते रहते हैं, उनकी बातें जो है वो कभी खत्म नहीं होती, और वो एक स्पाइरल यानी गोल गोल घेरे में ही बातें करते हैं। कुछ ही टॉपिक्स होते हैं उनके पास बातें करने के लिए जो कि चलते रहते हैं। फ्रॉम पोवर्टी, गरीबी से, एपेथी, एपेथी इज अ न्यू वर्ड में स्टूडेंट्स विच मीन्स इनडिफरेंस, उदासीनता। तो गरीबी के बारे में, उदासीनता के बारे में, लालच के बारे में और अन्याय के बारे में, यही कुछ टॉपिक्स के बारे में वो लोग बातें करते रहते हैं, और उनकी बातें गोल गोल घेरे की तरह घूमती रहती हैं। लिसनिंग टू दैम, और उन लोगों की बातें सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से दो अलग अलग संसारों को देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक एक संसार में वो परिवार है, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में जकड़ा हुआ है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और जिस पर की भार है कलंक का, उस जाति में पैदा होने के लिए जिसमें कि उसने जन्म लिया था। The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politician। और दूसरे संसार में कौन कौन लोग हैं? साहूकार हैं यानी कि मनी लैंडर्स, मिडलमैन यानी कि बिचौलिए, पुलिसमैन यानी पुलिस में काम करने वाले लोग, द कीपर्स ऑफ लॉ यानी कानून के रखवाले, एंड द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं सरकारी कर्मचारी, and the politician or rajneta. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down। और इन दोनों ही वर्ल्ड में रहने वाले लोगों ने इम्पोज यानी लाद दिया है, द बैगेज, बैगेज यहाँ पर है बर्डन, भार, भार लाद दिया है ऑन द चाइल्ड, बच्चों पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको कि वो नीचे नहीं रख सकता, यानी जिसको वो अपने कंधों से नहीं उतार सकता। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और इससे पहले कि वो उसके बारे में कुछ जान सके, कुछ जागृत हो सके, ही एक्सेप्ट्स, वो उसको स्वीकार कर लेता है बहुत ही सहजता से, बहुत ही नॉर्मली, एज हिज फादर, अपने पिता की तरह। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी और करने के बारे में सोचना, यानी बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और करने के बारे में सोचना, वुड मीन टू डेयर, उसका मतलब था कि हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग यानी हिम्मत करना, उसके उसने कभी अपने पूरे बचपन से लेकर अब तक, जब तक कि वो बड़ा हुआ था, वो कभी भी उसने हिम्मत करना कभी सीखा ही नहीं था। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. आई हेयर स्टूडेंट्स स्टैंड्स फॉर द ऑथर, और जब ऑथर को उसमें मुकेश के अंदर हिम्मत का एक छोटा सा फ्लैश यानी कि अंश, एक पार्ट दिखाई पड़ता है, आई एम चीयर्ड, तो वो बहुत खुश होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो दोहराता है। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, वो एक गैराज यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर गाड़ियों की रिपेयर की जाती है, तो वहाँ वो एक गैराज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं चलकर चला जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो जोर देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम्हें हवाई जहाज चलाने का, उड़ाने का भी सपना देखते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक से इस बात को सुनकर चुप हो जाता है। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, नहीं, वो कहता है, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मतलब घूर कर देखना, घूर कर देखते हुए जमीन की तरफ। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट ही हैज नॉट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, उसकी छोटी सी मरमर यानी कि धीमे बोलने की आवाज, यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में फुसफुसाना, उसकी इस छोटी सी धीमी सी फुसफुसाहट में एक तरह की एम्बेरसमेंट यानी शर्मिंदगी है। दैट हैज नॉट यट टर्न
into regret, जो अभी तक पछतावे में नहीं बदली है। यानी कि उसको वो इसलिए शर्मिंदा था क्योंकि उसे अभी प्लेन्स के बारे में, हवाई जहाज के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं थी, वो कुछ भी हवाई जहाज के बारे में नहीं जानता था। ही इज कंटेंट to dream of cars that he has seen hurtling down the streets of his town. और वो सेटिस्फाई था, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाई, यानी उसे संतोष था। टू ड्रीम ऑफ कार्स, कार्स चलाने का सपना देखकर ही वो संतोष में था। दैट ही सीज, जो कि वो देखता था, हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। हर्टलिंग मीन्स स्टूडेंट्स क्लैटरिंग, क्लैटरिंग यानी कि खड़खड़ाते हुए, जो कि अपने शहर की सड़कों पर वो चलते हुए और आवाज करते हुए चलते हुए देखता था। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और बहुत कम एरोप्लेन्स जो थे, हवाई जहाज जो थे, वो फिरोजाबाद के ऊपर उड़ा करते थे। यानी फिरोजाबाद इज सच अ सिटी वेयर देयर आर नॉट एनफ एरोप्लेन्स, तो वहां पर बहुत कम एरोप्लेन्स थी। That was the end of the part 2 of chapter 2, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. I will be back with more videos related to your syllabus. Till then, keep learning, practicing and preparing for your board exams.